हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएस साइंस क्लासेस कठुमर में। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, और ये हमारा पार्ट नंबर कौन सा है? 20, 20वीं क्लास। ठीक है। तो जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ा था। तो आज हम उसका एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित, ठीक है, अक्ष की हमने बात की थी जब हमने डाइपोल पढ़ा था। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो ये हमारा आज का टॉपिक है कि कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके अक्ष पर हमें क्या निकालना होता है? विद्युत क्षेत्र निकालना होता है, ठीक है ना। तो बच्चों हमें पता है, देखो इसको करने से पहले हम थोड़ा रिमाइंड कर लें। हमने सीखा हुआ है कि कोई भी चार्ज Q होगा तो उससे r डिस्टेंस पर इस वाले पॉइंट पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा? बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू क्या होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब द्विध्रुव की बात करें तो कह रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित बिंदु पर क्या निकालो? विद्युत क्षेत्र निकालो। तो सपोज करो भाई मैंने डाइपोल मान लिया, एक विद्युत द्विध्रुव मान लिया, मान लो ये माइनस Q हो गया, ये क्या हो गया बच्चों? प्लस Q हो गया, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है माइनस Q और प्लस Q। तो मैंने मान लिया मेरे पास ये कोई AB कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, और इसका ये मध्य बिंदु हम क्या मान लेते हैं? O पॉइंट मान लें। तो इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी हम क्या मान लेते हैं? 2a। दोनों आवेशों के मध्य दूरी में क्या मान के चलूंगा? 2a, ठीक है। और माइनस Q प्लस Q हमारे पास दो आवेश है समान परिमाण के, प्रकृति कैसी है? विपरीत। तो यहां 2a है, तो यानी ये a हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? a। ये मध्य बिंदु हमारा O है, ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों हमें पता है कि हमारा द्विध्रुव, तो ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा इसकी अक्ष होती है, तो ये पूरी लाइन इसकी क्या हो जाएगी? अक्ष। तो आप चाहे पॉइंट यहां पर मान लो, चाहे इस तरफ मान लो, कहीं भी मान सकते हो। तो चलो मैंने ऐसे मान लिया कि मुझे भाई इस पॉइंट P पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। इस डाइपोल के कारण, इस द्विध्रुव के कारण मुझे इस बिंदु P पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये जो मेरा बिंदु P है वो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर है भाई? स्मॉल r दूरी पर, ठीक है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है कि द्विध्रुव की जो लंबाई है, देखो दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? द्विध्रुव की लंबाई, यानी 2a इन द सेंस क्या हो जाता है? लेंथ ऑफ डाइपोल। तो हमने मान लिया कि 2a लंबाई का कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से उसके अक्ष पर स्मॉल r दूरी पर P कोई बिंदु है जहां मुझे क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये हमारा एक सिस्टम बन गया, एक निकाय बन गया। तो हमें पता है निकाय में जितने आवेश होते हैं उन सब के कारण इस बिंदु पर क्या होगा? क्षेत्र होगा। इसका मतलब इस बिंदु P पर माइनस Q के कारण भी क्षेत्र होगा, इस बिंदु P पर प्लस Q के कारण भी क्या होगा? क्षेत्र होगा। तो बिल्कुल हम दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु P पर क्षेत्र निकालेंगे और फिर दिशाओं के हिसाब से, सदिशों के हिसाब से हम परिणामी क्षेत्र निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो हम ऐसा मान लें कि माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना है? देखो बच्चों आपको पता है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस से दूर माइनस Q, प्लस से दूर माइनस Q। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र मान लो E1 है, E1। तो किस तरफ होगा बताओ? माइनस की तरफ होगा, यानी इस डायरेक्शन में होगा।
तो इसको मैंने बोल दिया भाई इवन वेक्टर। क्या हो गया ये इवन वेक्टर। तो ये हमारा जो इवन है, इवन वेक्टर है इस बिंदु P पर, ये माइनस क्यू के कारण है तो माइनस की ओर हो गया। ऐसे प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र प्लस से दूर होगा, तो ये डायरेक्शन हमने इसकी ये मान ली। ये क्या हो गया बच्चों, E2 वेक्टर। ठीक है, तो डायग्राम अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े हम। E1 तो किसके कारण मैंने माना है, माइनस क्यू के कारण माना है, और E2 किसके कारण माना है, प्लस क्यू के कारण माना है। तो अब इन दोनों का हमें परिणाम ही निकालना है। तो दोनों हमारे पास विद्युत क्षेत्र है E1 और E2। तो अब देख रहे हैं दोनों विपरीत सदिश हैं, विपरीत दिशा में है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम परिणाम ही निकालने के लिए ज्यादा में से कम को घटा देंगे। तो हमारा काम क्या होगा, अपन E1 को निकालेंगे, E2 को निकालेंगे। ठीक है ना, तो चलो, तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो इसे मैं बोल रहा हूं E1। क्या बोल रहा हूं भाई, E1। परिमाण लेके चल रहा हूं, तो बच्चों के क्यू क्या लेके चल रहा हूं, परिमाण। तो मैंने क्यू लिखा है माइनस क्यू की जगह, परिमाण लेके चल रहे हैं, अपॉन। तो देखो दूरी क्या हो जाएगी, AP स्क्वायर, क्योंकि आवेश से दूरी होती है, हमें पॉइंट P पे निकालना है। तो माइनस क्यू से P तक की दूरी, इसको मैंने बोल दिया AP स्क्वायर। ठीक है, मैं क्या लेके चल रहा हूं, परिमाण। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस KQ अपॉन AP स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या है, PA दिशा में है। ये कौन सी दिशा में भाई, PA दिशा में। ये कौन सी डायरेक्शन में आ गई, PA दिशा में। तो चलो मैं इसका परिमाण ले लेता हूं और इसका मान भी हम रख देते हैं। तो E1 वेक्टर इज इक्वल टू, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो KQ। तो बताओ बच्चों AP की वैल्यू क्या होगी, AP का मतलब OP प्लस OA, तो OP तो R है, ये A है, तो ये R तो यहां तक है और A से हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये R प्लस A का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं, 1। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हमने क्या निकाल लिया, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर क्षेत्र निकाल लें। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हम किसकी गणना करेंगे, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र हम क्या मान रहे हैं, E2। तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ, चार्ज क्यू है, दूरी क्या है, BP स्क्वायर, तो KQ अपॉन BP स्क्वायर। अब चूंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का परिमाण भी पॉजिटिव रहेगा, तो E2 का हम परिमाण लेंगे तो KQ। अब देखो बच्चों BP का मतलब, देखो यहां तक R है, ये A है, तो R माइनस A, तो BP की वैल्यू क्या हो जाएगी, R माइनस A का क्या करना पड़ेगा हमें, होल स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से दूर, यानी BP दिशा में हुआ है, BP दिशा में, B से P की ओर, BP दिशा में। ठीक है, तो ये हमारे हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो हम देख रहे हैं दोनों हमारे पास E1 और E2 हैं जिनकी दिशाएं विपरीत हैं और परिमाण अलग अलग हैं। तो अब आप देखना पड़ेगा आपको इनका परिमाण निकालने के लिए, परिणामी सदिश को निकालने के लिए, कि दोनों में से ज्यादा कौन सा है। तो आप देख रहे हैं दोनों का हर तो समान, हाँ मतलब सॉरी अंश तो समान है, KQ। ये R प्लस A है, ये R माइनस A है, तो इसका हर कम है, R में से A कम हो रहा है, तो R माइनस A है, तो इसका मतलब E2 का मान क्या होगा, E1 से ज्यादा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई समीकरण 1 फिर 2 से हमें क्या दिखाई दे रहा है, समीकरण 1 में 2 से स्पष्ट है कि E2 के जो परिमाण है वो E1 के परिमाण से क्या है, ज्यादा है। समीकरण नंबर 3 बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। देखो दोनों का अंश तो बराबर है KQ,
ये r माइनस ए है, कम है, ये r प्लस ए ज्यादा, तो जिसका हर कम होगा वो मान ज्यादा होगा, तो E2 इज ग्रेटर देन E1। तो इसका मतलब बिंदु P पर जब परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा तो आप E2 में से किसको लेस कर देंगे, E1 को, क्योंकि दोनों सदिश कैसे हैं, संरेखीय सदिश हैं। समान दिशा में होते तो जोड़ देते, विपरीत दिशा में है तो ज्यादा वाले में से हम कम वाले को घटा देंगे। आता है बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। आता है बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा उसको अगर मैं E बोल दूं तो E विल भी क्या हो जाएगा बच्चों, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। और आपको पता है परिणामी की दिशा क्या होगी, ज्यादा वाले की तरफ, तो E2 ज्यादा है, E2 की डायरेक्शन एरी, तो हमारा जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो E2 की तरफ होगा, E वेक्टर। ठीक है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट P पर वो E2 की डायरेक्शन में होगा, तो E2 माइनस V1। तो सो पुट द वैल्यूज ऑफ E1 एंड E2, तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो हम E2 और E1 का मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक है, तो चलो मान रखते हैं। ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है आपको, ओके। तो अब हम मान रखेंगे E1 और E2 का और देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है आज। तो E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, तो बच्चों लेट्स पुट द वैल्यू। तो बच्चों E इज इक्वल टू E2 की वैल्यू क्या है, KQ अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस E1 की वैल्यू क्या है, KQ अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर ले इसको। तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, देखो KQ कॉमन आ रहा है, KQ कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, देखो 1 अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लें। तो बच्चों देखो E इज इक्वल टू KQ, तो देखो बच्चों यहां आएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको मैं खोल देता हूं, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, R प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहां आ जाएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस का 2AR आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस का 2AR। ठीक है, और ये R माइनस है और R प्लस ए का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो, आपको पता है R प्लस ए, R माइनस ए क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं बच्चों प्लस का R स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, जो हमारे पास अक्ष पर हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं KQ, तो बच्चों क्या बचेगा यार, 2AR प्लस 2AR क्या बचेगा, 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बचेगा। KQ 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको मैं इक्वेशन नंबर मान लेता हूं 4। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें पता है कि जो हमारे पास A होता है वो बहुत कम है, क्योंकि हमें पता है A जो दीदरों की लंबाई है उसकी भी आधी है। पहली बात तो दीदरों की लंबाई बहुत कम होती है, दोनों आवेश बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, तो A बहुत कम होता है किसकी तुलना में, R की तुलना में। भाई R को तो अपन कितना भी बड़ा मान सकते हैं अक्ष पर, तो R बहुत बड़ा है A की तुलना में। ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि R इज ग्रेटर देन A, इसका मतलब तो R स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A स्क्वायर, यानी R स्क्वायर का मान A स्क्वायर की तुलना में बहुत ज्यादा होगा। तो बच्चों बहुत ज्यादा में से बहुत कम हम घटाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपन A स्क्वायर को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं वहां लिख देता हूं ताकि मैं भी दिख जाऊंगा आपको, क्लियर है, वहां तक आपको दिखाई दे रहा है, ओके। तो देखो इक्वेशन 4 के बाद यहां लिख रहा हूं, डायग्राम हम समझ चुके हैं।
देखो भाई, तो मैंने क्या बताया कि आर स्क्वायर बहुत ज़्यादा है, ए स्क्वायर कम है, तो हम ए स्क्वायर को छोड़ देते हैं। तो ए स्क्वायर को छोड़ दो, मतलब उसे 0 मान लो, तो क्या बचेगा समीकरण 4 से? देखो समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से हमारे पास क्या आने वाला है? E इज इक्वल टू के क्यू। ऊपर क्या है भाई? ऊपर तो है 4AR, नीचे ए स्क्वायर को छोड़ेंगे तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा, तो क्या बच गया? R4। आर स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो गया? R4, ठीक है। तो एक 8 से 8 कटेगा तो कितना बच जाएगा? R3। तो बच्चों E इज इक्वल टू क्या बचेगा? देखो हमारे पास K। अब देखो Q इंटू 4A मेरे पास है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? Q इंटू 2A, 2 को मैंने आगे लिख लिया, 4A को मैंने क्या लिख दिया? 2A इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 इंटू 2A क्या हो गया? 4A अपॉन R3। अब बच्चों Q इंटू 2A हमने क्या पढ़ा है? नेट अपन लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? Q इंटू 2A क्या होता है? तो 2KP अपॉन R3, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर कौन सी आ गई? 5, जहां हमें बिल्कुल पता है कि हमने P किसकी जगह लिखा है भाई? Q इंटू 2A की जगह लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है इसका मतलब? द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर क्या होता है भाई? Q इंटू 2A। तो अक्ष पर, यानी अक्ष पर हमारा जो विद्युत क्षेत्र हमें मिला है द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव आघूर्ण के पदों में हमने जो निकाला है वो फॉर्मूला को याद रखना है, 2kp अपॉन R3। तो द्विध्रुव के अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है? 2kp अपॉन R3 होता है, ठीक है ना। और बिल्कुल देखो जो हमने डायग्राम बनाया था, तो वहां से भी क्लियर है। जैसे अगर मैं इसको दोबारा बताऊं कि जैसे ये माइनस क्यू था, ये मान लो प्लस क्यू था, ठीक है। तो ये डायपोल मोमेंट हमारा इस तरफ होगा, माइनस से प्लस की ओर। हमने पॉइंट माना था P, ये हमारा मध्य बिंदु O था, और ये हमारा AB कोई डायपोल था, ये दूरी A थी, और O से लेकर P तक की दूरी हमने क्या मानी है बच्चों? R मानी है। तो ये हमारा E1 था, ये हमारा E2 था, और हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र इस तरफ था, ठीक है। तो एक बात इंपॉर्टेंट है कि द्विध्रुव के अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होता है। आप देख रहे हैं द्विध्रुव आघूर्ण भी इस तरफ है, और जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो भी इस तरफ है। तो द्विध्रुव के अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश होता है। तो अगर इसको अपन वेक्टर फॉर्म में भी लिखें, इसको हम सदिश रूप में भी लिखना चाहें, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में E वेक्टर अक्ष इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2kp वेक्टर अपॉन R3, 2kp अपॉन R3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश है। तो ये हमने सीख लिया कि द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश होता है। समझ गए बच्चों? तो हमने क्या किया था? टॉपिक हमारा क्या था? टॉपिक हमारा था कि द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। अक्ष मतलब क्या होता है? अक्ष मतलब होता है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। तो पॉइंट हम वही मानेंगे, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर हम कोई पॉइंट मानेंगे। आप चाहे राइट साइड मान सकते हो, चाहे लेफ्ट साइड भी मान सकते हो, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो लेफ्ट साइड मान के भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसको आप चेक कर सकते हो कि कितना मान आता है, क्लियर है। तो हमने देखा कि हमारे पास दो आवेश थे, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच दूरी कितनी थी? 2a, ठीक है। हमने मध्य बिंदु माना O, और O से R दूरी पर, अब ध्यान रखना पड़ेगा फॉर्मूले में दूरी R कौन सी है? कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जहां हमें क्षेत्र निकालना है उसकी दूरी है R, ठीक है। तो हमने मान लिया था मध्य बिंदु O से R दूरी पर हमारा कोई बिंदु P है जहां हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हमें देखा कि बिंदु P पर माइनस क्यू के कारण भी क्षेत्र होगा, उसको हमने E1 माना, ठीक है। वो माइनस क्यू की ओर होगा, और प्लस क्यू के कारण भी क्षेत्र होगा, उसको हमने क्या मान लिया था? E2। तो E1 E2 हमारे पास दो क्वांटिटी, दो हमारे पास वैल्यू आ गई थी जो विपरीत दिशा में थी। तो हमें देखा कि E2 का मान E1 से ज्यादा था, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमने E2 में से E1 को घटा दिया। तो सॉल्व करने पर फिर लास्ट में, क्योंकि
आर ज्यादा होता है ए से, तो हमने आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को छोड़ दिया था, तो लास्ट में हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या आ जाता है 2kp अपॉन आर क्यूब, वेयर p इज डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू q इनटू 2a। तो दीर्घ आघूर्ण की दिशा में होता है हमारा अक्षवर विद्युत क्षेत्र। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे निरक्षवर विद्युत क्षेत्र अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।